Second part of the chapter 10, our environment. Let's start it. Fill in the blanks. Dash contaminated ground water and soil. तो लैंडफिल में क्या होता है, जब हम लैंडफिल करते हैं तो उससे क्या कंटेमिनेटेड मतलब गंदा हो जाता है क्या, ग्राउंड वाटर एंड सॉइल. नेक्स्ट सेकंड है डैश गैस जनरेटेड बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट इन द लैंडफिल कॉज अ बैड स्मेल एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ये कौन सी गैस है, मीथेन गैस. Third one is dash is a conversion of used and discarded material into new useful product. This is called recycle. Fourth one is dash of waste material convert waste into ash, flue gas and it is called incineration. Now next topic, greenhouse effect and global warming. This is a very important effect, greenhouse effect and global warming. तो बच्चों जब भी आप गर्मी के टाइम पे कारों को खोलते हो तो आप देखो कार के अंदर तो बहुत गर्मी लगती है और बाहर कम लगती है. तो क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है. तो शीशे के कारण कार क्या होता है, अंदर तो गर्म हो जाती है और बाहर जितनी गर्मी होती है जितनी कार के अंदर होती है. तो शीशे की क्या प्रॉपर्टी है, कांच की क्या प्रॉपर्टी है, ग्लास की क्या प्रॉपर्टी है कि वो हीट को अंदर आने तो देता है पर वापस जाने नहीं देता है, हीट को ट्रैप कर लेता है. पता है हीट को आ सकती है पर जा नहीं सकती, इससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सिमिलरली इसी प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस है वो भी क्या करती है, हीट को आने तो देती है पर जाने नहीं देती. तो वो इससे ही अर्थ का हमारा टेम्परेचर ठीक रहता है, जिसमें हम रह सकते हैं. जिन प्लैनेट्स पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है वो रात को बहुत ठंडे हो जाएंगे और दिन में गर्म हो जाएंगे पर रात को ठंडे हो जाएंगे. पर अभी हमारी अर्थ पे ऐसा नहीं होता, बस कुछ ही वेरिएबल थोड़ा सा ही चेंज होता है, स्लाइटली सा 10-15 डिग्री सेल्सियस का. तो वो CO2 का. पर अगर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आज एट प्रेजेंट होने लग गया है, क्यों, क्योंकि पहले क्या था, पहले तो इंसान सांस लेता था तो उससे CO2 का प्रोडक्शन होता था और प्लांट CO2 को पहले मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेकर छोड़ते थे तो CO2 का प्रोडक्शन होता था और प्लांट CO2 को कंज्यूम कर लेते हैं. पर 8% प्लांट को तो क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट्स को काट रहे हैं. पर इंसान के साथ साथ क्या है, अब तो जो ऑटो व्हीकल्स है मतलब मोटरसाइकिल, कार, ये सब भी CO2 गैस छोड़ रही है. तो इस कारण CO2 की क्या है, लेवल तो ज़्यादा हो रही है और उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कंज्यूम करने की जो कंज्यूमर है प्लांट्स, उनकी वैल्यू घट रही है. इस कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर अर्थ का गर्म हो रहा है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. द ग्रीन हाउस इफेक्ट is a phenomenon that occurs naturally and it's responsible for heating of earth surface and atmosphere. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ऐसा फिनोमिना है जो नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है और रिस्पॉन्सिबल है हीटिंग अर्थ सरफेस से, अर्थ की सरफेस गर्म हो रही है एटमॉस्फेयर. ग्रीन हाउस गैस ट्रैप सम ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ सरफेस. तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ट्रैप करती है, पकड़ लेती है सम रेडिएशन. रेडिएशन का मतलब होता है जो भी हीट रिलीज हो रही है अर्थ सरफेस पे, एंड डू नॉट अलाउ देम टू एस्केप बैक टू द स्पेस, और वापस इसे स्पेस में नहीं जाने देती. दस हीटिंग द अर्थ सरफेस विच इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग. और ये हीटिंग हमारे रहने के लिए बहुत नेसेसरी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होनी चाहिए, लिविंग के लिए बहुत नेसेसरी है. मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs. दिस इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये फ्रीज और एयर कंडीशनर मतलब AC के अंदर लगती है. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. जब ये गैसेज की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, लीड्स टू एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ अर्थ. तो उससे क्या होगा, अर्थ काफ़ी एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि हमें रहना मुश्किल हो जाएगा. और आप देख लो जैसे जैसे ईयर पास हो रहा है वैसे वैसे हर साल समर में कितना टेम्परेचर राइज हो जाता है, विच इज़ कॉज ग्लोबल वार्मिंग. तो इसमें एक तो आपको ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है ये अच्छे से याद रखना है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC आपको नाम याद रखना है. कभी भी टिक मार्क में पूछ लिया जाता है कि विच वन इज अ ग्रीन हाउस गैस. इट इज़ द इंक्रीज ऑफ द अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी. आज से 100 सालों और आज के 100 सालों में कितना है, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस. अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है. अब आपको तो बहुत स्लाइटली लग रहा है 0 पॉइंट, पर ये एक एवरेज में हम वैल्यू निकाल रहे हैं. Fact 5. Taking a hint from greenhouse effect, some vegetation can be grown in colder region which otherwise would not have been possible there. Thus, greenhouse gases made of glass are used for growing plant. तो अब इसका क्या है, एडवांटेजेस भी हम यूज़ करते हैं. जो कोल्डर रीजन है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ क्या करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करने के लिए ग्लास की शीट के या पॉलीथीन की शीट के ऐसे घर बनाते हैं और उसके अंदर वेजिटेबल ग्रो करते हैं. तो उसे बोलते हैं ग्रीन हाउसेज.
कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग की क्या क्या कॉजेज है? तो फर्स्ट, सम ऑफ द कॉमन एक्टिविटीज दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग आर एज फॉलोज। तो सम ऑफ द कॉमन एक्टिविटी, कुछ सिंपल एक्टिविटीज कौन कौन सी है? लीड टू, लीड का मतलब होता है इंक्रीज करती है ग्लोबल वार्मिंग, आर एज फॉलोज। वो क्या क्या है? पहला, फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी फैसिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी आज कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लाइक लाइटिंग, रनिंग टीवी, स्टीरियो, हेयर ड्रायर, ड्राइविंग अ कार एंड हीटिंग अ मील इन अ माइक्रोवेव, सब में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी इज मेड बाय बर्निंग फ्यूल। और आप जानते हो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है? कोल से बन रही है। कोल प्लांट के अंदर तो कोल से क्या हो रहा है? बर्निंग हो रही है और CO2 रिलीज हो रही है। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और इन फ्यूल को जलाने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। अ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, उससे ग्रीन हाउस एयर, सेकंड वन है एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज सच एज CFC इनटू द एटमॉस्फेयर। ये तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग कि AC और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC फ्रिज, आप तो बच्चों पूरे नाम याद नहीं हो तो AC फ्रिज जरूर लिखे ना। ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, लास्ट वन है क्योंकि CO2 का कंज्यूम कौन करते हैं? ट्रीज, और ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड विच विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज। अब यहाँ एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को समझेंगे, ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ एंड इट्स कॉजेज। तो ऊपर से ये जो लेयर बन रही है सेमी सर्कल जैसी जिसमें क्लाउड्स बने हुए हैं, ये क्या है? लेयर बन रही है। तो ऊपर एस्केपिंग रेडिएशन मतलब निकलने वाले और अंदर आने वाले, तो एब्जॉर्ब रेडिएशन मतलब रेडिएशन इसके अंदर जा रहे हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वहीं टकरा के बाहर निकल रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं। एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर में। अब ऑब्जॉर्ब, इधर तो क्या हो रहा है? आग जल रही है जिससे CO2 निकल रही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया है, स्प्रे से अपन को CFC गैस निकल रही है। ऑयल, पेट्रोल इंजन सब CO2 निकाल रहे हैं। एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये CO2, मीथेन, इन्होंने क्या करा? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। और इधर जो चिमनीज दिख रही है इनमें से भी क्या हो रहा है? गैसेस निकल रही, कौन से? ग्रीन हाउस गैसेस। तो इससे हमें डायग्राम से थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर आपको एग्जाम में नहीं है तो आप डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कि क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया है अर्थ का। अब टेम्परेचर बढ़ते क्या हुआ? ग्लेशियर पिघलेंगे, हमें ज़्यादा परेशानी आएगी। पहले इतने AC कूलर की रिक्वायर्ड नहीं होती थी, लोग बिना AC कूलर के समर में बिता लिया कर लेते पेड़ों के नीचे से। पर आज गर्मी इतनी हो गई कि हम उनके बिना रह नहीं पा रहे। तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है परमानेंट, तो हमें क्या है? प्लांट ग्रो करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाएंगे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी और AC कूलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या बढ़ रहा है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं बच्चों? जो हिमालय माउंटेन है वहाँ जो भी रेन होती है, स्नोफॉल होती है, उससे क्या होता है? बर्फ़ जम जाती है। और बर्फ़ जम कर क्या होता है? उन बड़े बड़े बर्फ़ों को ग्लेशियर बोलते हैं। और जो पेरेनियल रिवर्स जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब क्या है? हिमालयन रिवर है जो पूरे ईयरली फ्लो करती है। तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है? इनमें पानी आता है। अब जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे, तो उससे क्या होगा? पिघलेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है हमारा। और क्या होगा? बाढ़ आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि जिनके आसपास के जो एरिया है जो पहले समर्स नहीं होते थे, डूब में नहीं आते थे, वो डूब जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पानी आ रहा है नदी में। विच ओवर द ईयर विल रिजल्ट इन द राइज ऑफ सी लेवल, और इससे सी लेवल की भी लेवल बढ़ेगा। तो सी के आसपास जो भी लोकल एरियाज है वो सब डूब जाएंगे। वैन द सी लेवल राइज द वाटर कवर मैनी लो लाइंग आइसलैंड एंड कॉज फ्लडिंग, और कई आइसलैंड तो इसमें डूब जाएंगे और फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। इट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जो हमारी सीजन साइकिल है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। एंड रेनफॉल पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे ही वर्ल्ड में रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। फैक्ट फाइल की बात करते हैं। एज अर्ली एज 2040 द आर्कटिक इज एक्सपेक्टेड टू द आइस फ्री। हमने ऐसा माना गया है कि 2040, अभी 2025 चल रहा है, तो 2040 में क्या होगा? जो आर्कटिक है, अब आर्कटिक क्या है आपने SST में समझना होगा। SST में मेन लैटिट्यूड्स है, पैरेलल्स हैं, क्या क्या है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंथ्रेटिक सर्कल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल तो एंडस में है ही। जो आर्कटिक सर्कल है वो आइस फ्री हो जाएगा, मतलब वहाँ अभी बर्फ़ पड़ती है, पर क्या होगा? इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी कि क्या वहाँ होगा? बर्फ़ खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू एन आर्कटिक काउंसिल रिपोर्ट, साइंटिस्ट बिलीव दैट फ्रोजन नॉर्थ पोल विल गोन बाय द समर ऑफ 2000। तो जो नॉर्थ पोल में पोल है जमा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा 2040 तक, फॉलोइंग रैपिड आइस लॉस इन द ईयर अहेड, आने वाले सालों में जो बर्फ पिघलेगी।
नाउ स्टेप टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आपको कैसे प्रिवेंट करनी है, तो कट डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को हमें लो यूज़ करना है। नेक्स्ट है बाय एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। हमें ऐसे अप्लायंस यूज़ करने चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, या फिर जो पुराने अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खा रहे हैं, हम बिल पे कर सकते हैं तो भी हमें ऐसे अप्लायंस यूज़ नहीं करने चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना है। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट ट्रीज। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज अफॉरेस्टेशन, इसको ऐसे ले सकते हैं, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, वही अफॉरेस्टेशन कहलाता है। प्लांट ट्रीज, ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए। नाउ रीराइट द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑक्सीजन इज अ ग्रीन हाउस गैसेस, तो इट इज अ रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वी विल राइट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इंक्रीज द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। तो ये तो सही है ही सी। प्लांटिंग ट्री लीड टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर गैप, तो दिस इज कटिंग ट्रीज लीड टू द इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स। एसिड रेन, नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन। अब एसिड की रेन क्या होती है बच्चों, उसको समझने के लिए अपन बेसिक चीज़ें, जैसा कि हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसें निकल रही है। तो ऐसे क्या होता है, सल्फर गैस, नाइट्रस गैस, नाइट्रोजन, ये गैसेस निकलती है। तो ये जो सल्फर गैस होती है ये क्या करती है, हवा में उड़कर जो क्लाउड्स होते हैं उनसे रिएक्शन कर कर वहाँ क्या करती है, वाटर H2O प्लस सल्फर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना लेती है। क्या बना लेती है, H2SO4। तो जैसा आप इधर पिक्चर में देख सकते हो, इधर SO2 गैस और NO2 गैस, ये देखो दिख रही है आपको, SO2 गैस और NO2 गैस रिलीज होकर ऊपर जा रही है। और ये क्या है, जो क्लाउड्स है उनसे मिक्स होकर क्या बना लिया इसने, H2SO4 और HNO3। हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्शन करेगी ये और क्या बना लेगी, H2SO4 एंड HNO3। तो H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये दोनों क्या करते हैं, फिर जब रेनफॉल होगी तब बरसात में पानी की जगह H2SO4 और HNO3 की रेनफॉल होती है। तो ये दोनों एसिड है, इसलिए से हम बोलते हैं एसिड रेन। अब इससे क्या होता है, प्लांट खराब होते हैं, उसके अलावा नदियों में इसका पानी जाता है तो वहाँ की क्या होती है, मैराइन लाइफ इफेक्ट होती है, मतलब जो फिशेज होती हैं उनको परेशानी आती है। नेक्स्ट, जो मोनूमेंट्स है, मतलब जो जैसे मार्बल के बने हुए हैं, तो वो भी क्या होता है, ख़राब होते हैं। आपने देखा होगा टॉयलेट्स को साफ़ करने के लिए जो मतलब टॉयलेट सीट्स होती है, लेटरिन होती है, उनको साफ़ करने के लिए हम एसिड की बोतल लाते हैं बाज़ार से। तो जैसे उसको डालते हैं तो उससे गंदगी निकल जाती है, और अगर वही चीज़ थोड़ा बहुत उस पोरेसलिन मतलब चीनी की मिट्टी की जगह पत्थर पर गिर जाता है तो वो उसको ख़राब कर देता है, उसका रंग पीला पीला पड़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो मेटेलिक आर्टिकल है, मेटल के भी कोई चीज़ बने हुए हैं, तो उन सबको नुकसान पहुँचेगा इस एसिड से। एसिड रेन इज द रेन दैट इज यूजुअली एसिडिक। ऐसी रेन जिसका pH 7 से लो हो। pH स्केल आप बाद में पढ़ोगे, pH स्केल क्या होता है, 7 न्यूट्रल नंबर होता है और 7 से कम तो एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा बेसिक होता है। तो उससे कम वाली रेनफॉल जब भी होती है तो हम उसे एसिडिक रेनफॉल कहते हैं। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ये ज़्यादा क्यों होती है, इमिशन मतलब कौन सी गैस निकलने से, ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन की ऑक्साइड निकलने से, मतलब CO2, नाइट्रोजन का NO2, सल्फर का SO2, ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन एयर, हवा में। वैन इट रेन्स, जब बरसात होती है, दीज गैसेस गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर। तो ये सारे पानी क्या होता है उसमें, रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। टू प्रोड्यूस एसिड, और भी क्या, एसिड बनाने के। दीज एसिड फॉल ऑन ग्राउंड एज एसिड रेन, और ये क्या करते हैं, एसिड रॉन की तरह जब ये गिरते हैं तो इसे एसिड रेन कहते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग मतलब जो जिंदा है उनके लिए, और नॉन लिविंग जैसे जो ताजमहल है या मेटल के आर्टिकल्स हैं उन सब के लिए भी ये हानिकारक है। फॉर इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे सॉइल की फर्टिलिटी तक खराब होगी, क्योंकि जो सॉइल का pH है वो लेस हो जाएगा, सॉइल भी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। एंड थस डैमेज वेजिटेशन, इससे ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी। इट ऑल्सो पॉल्यूट वाटर बॉडीज़, मैंने आपको बताया जैसे पानी नदी में जाएगा तो वहाँ की क्या है, वाटर बॉडीज़ भी खराब हो जाएगी, पीने वाला पानी सूटेबल नहीं रहेगा। दस अफेक्टिंग एनिमल एंड एक्वेटिक लाइफ, तो जो जानवर उससे पानी पियेंगे वो भी परेशान होंगे, उनको भी बीमारियाँ हो जाएगी। और जो एक्वेटिक लाइफ है मतलब जो मछलियाँ उनको भी परेशानी आएगी।
अब एसिडिक का आप जो उसको कई बार आप कुछ ज़्यादा ही चटपटा खाना खा लेते हो तो एसिडिक खट्टी खट्टी डकार रहती है, अगर वही पानी ऐसा कंज्यूम करोगे तो आपको परेशानी आएगी ना, तो उस तरह से। थर्ड है इट कॉरोड्स मेटल, मेटल को खराब करता है, पेंट को, अदर मटेरियल्स, थस डैमेजिंग बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को डैमेज करता है, मॉन्यूमेंट्स को एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इट कॉरोड्स मेटल, पेंट एंड अदर मटीरियल्स दस डैमेजिंग बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, इससे मॉन्यूमेंट भी खराब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल इज लॉजिंग इट्स लस्टर, ताजमहल की जो शाइनिंग उस जमाने में थी वो खत्म हो गई ड्यू टू एसिड रेन, एंड टर्निंग पेल येलो, थोड़ा सा पीला पीला सा हो गया है ड्यू टू एसिड रेन कॉज बाय द रिलीज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स फ्रॉम द मथुरा रिफाइनरी। तो क्या होता है, मथुरा और आसपास का जो यूपी, वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज है तो काफ़ी SO2 गैस, नाइट्रोजन गैस निकलती है, इस कारण बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई है। प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन, प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन, अब एसिड रेन से कैसे बचा सकता है। सम ऑफ द मेथड ऑफ फॉर प्रिवेंशन आर फर्स्ट रिड्यूस व्हीकुलर पॉल्यूशन, व्हीकुलर मतलब हमें व्हीकल को कम यूज़ करना है बाय यूजिंग फ्यूल लाइक CNG, तो हमें क्या करना है, कोल पेट्रोल की जगह हमें क्या यूज़ करना है, मतलब डीजल की, पेट्रोल डीजल की जगह हमें CNG गैस वाली यूज़ करनी है। कंप्रेसिबल नेचुरल गैस क्या होता है, रिएक्शन करके जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो काफ़ी लो देती है। यूज़ LPG फॉर डोमेस्टिक यूज़, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, हमें लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ करनी चाहिए, ये भी कम कचरा करती है। अगर उसकी जगह हम लकड़ी या कोल जलाएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। डिस्पोज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेफली एंड अवॉइड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रीज़ का जो भी कचरा उसको हमें सेफली डिस्पोज करना चाहिए। और जो चिमनियाँ हैं उनमें भी क्या है, फिल्टर की यूनिट्स लगानी चाहिए ताकि वो फिल्टर करके ऐसा धुआं निकाले जो लेस पॉल्यूटेड हो। अवॉइड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को हमें कम यूज़ करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको अच्छे से बताना चाहिए, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, जो फॉसिल्स पुराने, उससे डेड एनिमल प्लांट जो बहुत सालों पहले बरीड हो गए थे अंडर द ग्राउंड, अर्थ के अंदर, उन सबसे जो बनता है उसे फॉसिल्स कहते हैं। टाइम टू आंसर, रिलीज ऑफ दीज गैसेस कैन कॉज एसिड रेन, तो यहाँ कौन कौन सी गैस हो जाएगी, नाइट्रोजन, सल्फर। इको फ्रेंडली एंड क्लीन फ्यूल नाउ यूज नाउअडेज तो क्या है, CNG, LPG। द ताजमहल इज लॉसिंग इट्स लस्टर एंड टर्निंग पेल येलो ड्यू टू एसिड रेन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। अब किसका बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना है। तो इन्वायरमेंट को हमें कैसे कैसे बचाना है, तो वी नीड टू मैनेज एंड कंजर्व आर नेचुरल रिसोर्स, हमें सबसे पहले हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है उनको कंजर्व करना है। नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है, काम आ रही है, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। वाटर है, पानी पी रहे हैं, काम आ रहा है तो रिसोर्स। एक इंसान को अपने अपने घर पे काम पे लगाया तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग, जानवर, कुछ भी। नेचुरल जो प्राकृतिक तौर पे आ रहा है, और आर्टिफिशियल जो हम खुद बना रहे हैं। तो वी नीड टू मैनेज, हमें इनको मैनेज का मतलब ना सही तरीके से उपयोग करना है, एक कंजर्व, और उनको बचाना है आर नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिजर्व आर इन्वायरमेंट, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सके, बचा सके। एंड ऑल्सो टू इंश्योर, और साथ साथ ये पक्का करना, देयर अवेलेबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सके। मतलब अगर हमारे पास मनी तो हम ये सोचिए चलो फुल कोल पेट्रोल यूज़ करो, तो दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। हमें बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, धीरे धीरे से यूज़ करना है। कंजर्वेशन, we need to manage and conserve our natural resources to preserve our environment and also to ensure their availability for future generation. Conservation of resource means that careful and efficient uses, मतलब उसको केयरफुल तरीके से और एफिशिएंट, मतलब उसका ज़्यादा उपयोग करना है, कम चीज़ का ज़्यादा उपयोग करना है। सम ऑफ द मेजर्स आर एज फॉलोज, तो कुछ तरीके यहाँ हैं। तो कीप द एयर क्लीन, एयर क्लीन रहेगी अगर आप कम एयर फॉसिल फ्यूल्स वाला फ्यूल यूज़ करोगे। देयर शुड बी चेक ऑन द इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज को हमें बिल्कुल, जैसा कोई मशीन ख़राब हो गई है तो ज़्यादा धुआं देगी, आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो ज़्यादा धुआं देगी, तो उसको रिपेयर कराते रहें, उसकी सर्विस कराते रहें ताकि वो कम धुआं देगी, तो मतलब कम पॉल्यूशन कर रही है। पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स, दिस वुड ग्रेटली रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, इससे सबसे एयर पॉल्यूशन रिलीज लो हो जाएगा। इको फ्रेंडली फ्यूल लाइक CNG, कंप्रेसिबल नेचुरल गैस को यूज़ करना चाहिए, शुड बी यूज। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर इंक्लूड यूजिंग इट वाइडली एंड मेंटेनिंग इट क्वालिटी, हमें वाटर को बचाना चाहिए वाइजली, वाइजली मतलब चतुराई से, चतुराई से मतलब जहाँ एसेंशियल हो वहीं साफ़ पानी यूज़ करें, उस पानी को बचाएं, कोई नल बह रहा है तो उसको रोकें। बोथ फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, इससे क्या आपको एक्वेटिक लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है।
सीवेज इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी ट्रीटेड। सीवेज का मतलब जो घर का गंदी नाली का पानी निकलता है, वो इंडस्ट्री से जो भी पानी निकल रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट, इन सबको हमें ट्रीटेड करके फिर रिवर में डालना चाहिए, डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। नहीं तो रिवर में जाने से क्या होगा, रिवर में पॉल्यूशन करेगी। टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग ऑफ क्लोथ शुड नॉट बी अलाउड नियर वाटर बॉडीज। और हमें पानी वाली जगह के पास बर्तन कपड़े वपड़े नहीं धोने चाहिए। वाटर कैन ऑल्सो बी कंजर्व थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम पानी को और भी बचा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्ट करके, मतलब जो बरसात का पानी होता है उसको सिस्टमेटिक वे है अंडरग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्युमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्युमुलेशन, रोकना है और उसको बचाना। एक्युमुलेशन में संभल कर यूज़ कर रोक कर और स्टोर करना है रेन वाटर को, कलेक्टेड फ्रॉम रूफ टॉप, मतलब छत के नालों से जो पानी आ रहा है। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ। फिर इस पानी को हम बाद में कपड़े धोने के लिए, कंजप्शन बाय लाइवली स्टॉक, हमारे दिन भर साल भर यूज़ करने के लिए हम रेनफॉल में का पानी स्टोर कर सकते हैं। इरिगेशन खेतों के लिए, टू रिफिल अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को भरने के लिए, वॉशिंग केयर्स एंड वाटरिंग प्लांट्स, और पौधों को पानी देने के लिए। सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट। सॉइल क्या है, नेचुरल रिसोर्स है पौधों को उगाने के लिए। अगर कहीं सोइल नहीं होगी तो हम प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते हैं। नाउ डेज आजकल द यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स टू बूस्ट फार्म यार्ड हैज़ इंक्रीज द एल्कलाइन एंड एसिडिक लेवल ऑफ द सॉइल। अब क्या आजकल क्या बहुत सारे फर्टिलाइजर, यूरिया, डीडीटी, बहुत सारी दवाइयाँ खेतों में छिड़कते हैं, तो उससे क्या है, सॉइल ख़राब होती है। तो यील्ड, इससे क्या होता है, फसल तो ज़्यादा होती है पर मिट्टी ख़राब होती है। तो मिट्टी ख़राब होने से क्या होता है, एल्कलाइन और एसिडिक लेवल हो गए, एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ख़त्म नहीं होते। दे कॉज पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, इससे सॉइल का पॉल्यूशन होता है। एज वेल एज वाटर बाय रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड, और जो इन खेतों से पानी बेगे जाता है वो नदियों में जाता है, तो नदियों को खराब करता है। दिस शुड नॉट बी यूज इन एक्सेस, तो हमें एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए, लिमिटेड इनका यूज़ करना चाहिए। और हमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक और इतना नुकसान नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन कम हो। सॉइल इरोजन मतलब जहाँ प्लांट नहीं होते वहाँ मिट्टी बह बह के कट जाती है और सॉइल खत्म हो जाती है, तो सॉइल को बचाने के लिए हमें प्लांट ग्रो करने चाहिए। एज द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय रेन वाटर एंड फ्लड। ये क्या होता है, इनकी जड़ें से क्या होता है, जड़ें पानी की सॉइल को रोके रखती है और बरसात से नहीं बहने देती। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सच एज कंपोस्ट शुड बी यूज, हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए। कंपोस्ट का मतलब होता है गोबर से बनी हुई खाद। मोर एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जगह हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीड़े मारने की दवा पौधों में जो कीड़े मारने की दवा आती है, लाइक डीटीटी, शुड ऑल्सो बी अवॉइड, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। एज दे कॉज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, से वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होगा। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड, फॉरेस्ट हमें वुड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो गिव ऑक्सीजन, साथ में हमें ऑक्सीजन देते हैं। एंड प्रोवाइड हैबिटेट, और बहुत सारे जानवरों को रहने की जगह देता है। वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ दोज विच हैव बीन कट डाउन, और हमें जो पेड़ काटे हैं उसकी जगह नए पौधे लगाने चाहिए। मेटल्स कैन बी रिसाइकल टू कंजर्व दैम, हमें मेटल्स को रिसाइकल यूज़ करना चाहिए, मतलब बार बार जैसे कबाड़ा लोहे वाले लकड़ को बेच देना चाहिए ताकि वो रिसाइकल होकर वापस यूज जाए। टू कंजर्व फ्यूल लाइक पेट्रोलियम एंड कोल विच आर इन लिमिटेड सप्लाई, और पेट्रोलियम कोल जो लिमिटेड है, क्योंकि ये क्या है, इनका स्टॉक है अर्थ के अंदर जो लिमिटेड है, हमें पता है इतना ही है, ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उन्हें हमें कम यूज़ करना चाहिए। वी नीड टू यूज़ देम वाइजली, उन्हें बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए। वी कैन यूज़ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक CNG, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास मैनी लॉ लाइक द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में एक्ट पास किया है 1986 में, ताकि हम इन्वायरमेंट को बचाएं। टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, दिस एक्ट एम एट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए। फैक्ट फाइल, अकॉर्डिंग टू स्टडी पब्लिश इन 2004, नियरली 15% to 37% ऑफ आवर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज वुड बिकम एक्सटेंट, खत्म हो रही है 2050 तक, 15 से लेकर 37% तक आर प्लांट एंड एनिमल। अब यहाँ क्वेश्चन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट फॉर मोटिवेट मी।